दयानंद ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान का 7वां अध्याय पढ़ रहे हैं। 7वां अध्याय का नाम है राज्य सरकार है। यानी राज्य सरकार के 3 अंग होते हैं। व्यवस्थापिका और व्यवस्थापिका का कार्य होता है कानून का निर्माण करना। दूसरा होता है कार्यपालिका का कार्य होता है कानून को लागू करना। और तीसरी है न्यायपालिका यानी न्याय करने के काम में करते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। राज्य की कार्यपालिका का वैधानिक प्रधान है राज्यपाल होता है। यानी कार्यपालिका की वास्तविक शक्ति, राज्य की कार्यपालिका की वास्तविक शक्तियाँ होती है वो राज्यपाल में निहित नहीं होती है। वास्तविक शक्तियाँ होती है वो मुख्यमंत्री के पास होती है और नामात्र की शक्तियाँ होती है राज्यपाल के पास। राज्यपाल के पास समान वही शक्तियाँ होती है जैसे केंद्र में राष्ट्रपति के पास होती है शक्तियाँ होती है, वही राज्य में लगभग राज्यपाल के नाम से होती है। वही देश में या केंद्र में देश का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति होता है, उसी तरह राज्य का प्रथम नागरिक राज्यपाल होता है। देश में केंद्र में राष्ट्रपति के पास नामात्र की शक्तियाँ होती है, उसी प्रकार राज्य में राज्यपाल के पास नामात्र की शक्तियाँ होती है। तो राज्य की कार्यपालिका का वैधानिक प्रधान होता है वो राज्यपाल होता है, जबकि वास्तविक शक्तियाँ या प्रमुख मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद को राज्य की कार्यपालिका शक्ति का वास्तविक प्रधान दी गई है। यानी राज्य की कार्यपालिका की शक्तियाँ हैं वो राज्यपाल के पास नाममात्र की शक्तियाँ हैं और मुख्यमंत्री के पास वास्तविक शक्तियाँ है। राज्यपाल को शपथ राष्ट्रपति दिलाता है। यानी राज्यपाल को अपने पद की गोपनीयता और इनकी शर्तें की शपथ राष्ट्रपति दिलवाता है। और राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। और राज्यपाल का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, लेकिन 5 वर्ष से पूर्व राज्यपाल अपनी इच्छा से त्यागपत्र दे सकता है या राज्यपाल को राष्ट्रपति के द्वारा एक राज्य से दूसरे राज्य में स्थानांतरण किया जा सकता है। राज्यपाल के संबंध में शर्तें यानी जो राज्यपाल होगा जो उस राज्य का निवासी नहीं होना चाहिए। जैसे आप राजस्थान के हो तो राजस्थान के राज्यपाल नहीं बन सकते हो, अन्य राज्यों के आपको राज्यपाल बनाए जाते हैं। और राज्यपाल की नियुक्ति से पूर्व केंद्र सरकार है वो उस राज्य से संबंधित सरकार यानी मुख्यमंत्री की परामर्श करता है और मुख्यमंत्री से सहमति लेता है। यानी राज्यपाल के संबंध में 2 कथन होता है। एक तो राज्यपाल बनना चाहता है तो उसका मूल जिस राज्य का राज्यपाल बनाया जाता है उस राज्य का मूल निवासी नहीं होना चाहिए। दूसरी शर्त जिस राज्य का राज्यपाल बनाया जाता है तो उस राज्य का मुख्यमंत्री सहमति होना चाहिए। राज्यपाल बनने के लिए पद की योग्यता, वे भारत का नागरिक होना चाहिए, वे पागल या दिवालिया घोषित नहीं होना चाहिए, वे किसी लाभ पद पर हासिल नहीं होना चाहिए। और राज्यपाल बनने के लिए अपनी आयु 35 वर्ष से अधिक होनी चाहिए। यानी राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष है। राज्यपाल को वेतन दिया जाता है 1,10,000 रुपये प्रति माह वेतन दिया जाता है, जबकि निवास या अन्य जो खर्चे होते हैं वो अलग दिए जाते हैं। तो राज्यपाल का वेतन 1,10,000 रुपये प्रति माह के दिए जाते हैं। आगे है राज्यपाल की शक्तियाँ। राज्यपाल की शक्तियाँ, पहली शक्ति है कार्यपालिका शक्ति। और अनुच्छेद 153 में लिखा हुआ है कि प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होगा। अनुच्छेद 153 में तो है प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होगा। और अनुच्छेद 154 में राज्यपाल को उस राज्य की कार्यपालिका शक्तियाँ दी गई है। तो राज्य को कार्यपालिका शक्तियाँ अनुच्छेद 154 के तहत प्राप्त होती है। और कार्यपालिका शक्तियों के अंतर्गत राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है और मुख्यमंत्री की परामर्श से अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। अधिवक्ता की नियुक्ति राज्यपाल करता है। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल करता है। उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति के संबंध में राज्यपाल राष्ट्रपति को परामर्श देता है।
ये थी। और राज्यपाल की वास्तु कार्यपालिका शक्तियों में राज्य सूची के विषयों तक विस्तृत है और संवर्ती सूची के विषयों पर राष्ट्रपति की स्वीकृति से वह अपने अधिकार का प्रयोग करता है। यानी राज्य सूची के विषय में और संवर्ती सूची में, राज्य सूची पर पूर्ण रूप से कानून बनाने का अधिकार राज्य को होता है, राज्य सरकार को ही, और संवर्ती सूची में राज्य और केंद्र मिलकर के कार्य करते हैं। दूसरी शक्ति है वित्तीय शक्तियाँ। राज्यपाल की वित्तीय शक्तियाँ यानी राज्य विधानसभा में राज्यपाल की पूर्व स्वीकृति के बिना कोई भी धन विधेयक प्रस्तुत नहीं किया जाता है। यानी राज्य विधानसभा में राज्यपाल की स्वीकृति के बाद ही राज्य में धन विधेयक प्रस्तुत किया जा सकता है। जब तक राज्यपाल स्वीकृति नहीं देगा तब तक प्रस्तुत विधानसभा में धन विधेयक प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है। राज्यपाल व्यवस्थापिका के समक्ष प्रति वर्ष बजट प्रस्तुत करवाता है। यानी राज्यपाल के वित्तीय शक्तियों में लिखा गया है कि राज्यपाल व्यवस्थापिका के समक्ष प्रति वर्ष बजट प्रस्तुत करवाता है और राज्यपाल की अनुमति के बिना किसी अनुदान की मांग नहीं की जाती है। यानी किसी प्रकार का अनुदान की मांग करते हैं तो उस अनुदान की मांग में भी राज्यपाल की स्वीकृति अति आवश्यक होती है। और राज्य की संचित निधि राज्यपाल के अधिकार में रहती है। राज्य की संचित निधि राज्यपाल के अधिकार में रहती है। तीसरी राज्यपाल की शक्ति है न्यायिक शक्तियाँ। न्यायिक शक्तियाँ अनुच्छेद 161 में राज्यपाल को समाधान का अधिकार दिया गया है। समाधान के अधिकार में राज्यपाल किसी भी अपराधी व्यक्ति के दंड दिया तो उसकी सजा को कम कर सकता है या उस सजा को माफ कर सकता है। राष्ट्रपति को समाधान का अधिकार होता है अनुच्छेद 72 के तहत और राज्यपाल को समाधान का अधिकार होता है अनुच्छेद 161 के तहत। राष्ट्रपति मृत्युदंड को भी माफ किया जा सकता है जबकि राज्यपाल मृत्युदंड को माफ नहीं करता है। यानी राष्ट्रपति होता है वो फांसी की सजा को माफ कर सकता है और राज्यपाल फांसी की सजा को माफ नहीं कर सकता है। तो राज्यपाल यानी किसी व्यक्ति के अपराध के जो दिया गया उस दंड को कम कर सकता है या उस दंड को माफ कर सकता है मृत्युदंड को छोड़ करके। आगे राज्यपाल की चौथी शक्ति है विधायी शक्तियाँ। राज्यपाल व्यवस्थापिका का राज्य की व्यवस्थापिका का अधिवेशन बुलाता है और उसे स्थगित करता है या सत्रावसान करता है और उसे भंग करने का अधिकार राज्यपाल को होता है। आम चुनावों के बाद में विधानमंडल की जो पहली बैठक होती है उस पहली बैठक को राज्यपाल संबोधित करता है। आगे दी गई है विविध राज्यपाल की विविध शक्तियाँ। राज्यपाल की विविध शक्तियों में अनुच्छेद 163(1) में राज्यपाल अपने कार्यों को स्वविवेक से करता है। यानी अनुच्छेद 163 में लिखा हुआ है कि राज्यपाल की सहायता के लिए एक मंत्री परिषद होगी और उस मंत्री परिषद का प्रमुख मुख्यमंत्री होगा। जबकि अनुच्छेद 163(1) में लिखा गया है अनुच्छेद 163(1) में लिखा गया है राज्यपाल अपने कार्यों को स्वविवेक से करता है। आगे है राज्य की मंत्रिपरिषद का गठन। राज्य की मंत्रिपरिषद का गठन हमने पढ़ा था अनुच्छेद 163 में। अनुच्छेद 163 के तहत राज्यपाल की सहायता के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी और उस मंत्रिपरिषद का प्रमुख होता है वो मुख्यमंत्री होगा। इस मंत्रिपरिषद के गठन में पहले है मुख्यमंत्री की नियुक्ति। मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है अनुच्छेद 164 के तहत। मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। यानी मुख्यमंत्री की नियुक्ति अनुच्छेद 164 में लिखा गया है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा और जो विधानसभा के बहुमत दल का नेता होगा उसको मुख्यमंत्री बना दिया जाएगा राज्यपाल द्वारा। तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। अब आगे है मंत्रियों का चयन। मंत्रियों का चयन यानी
मुख्यमंत्री की जो सलाह के आधार पर या मुख्यमंत्री के परामर्श के कहने पर और मुख्यमंत्री के कहने पर राज्यपाल द्वारा मंत्रियों का चयन किया जाता है। 91वें संविधान संशोधन 2003 में लिखा गया है कि मंत्रिपरिषद का जो आकार है, मंत्रिपरिषद का आकार विधानसभा सदस्यों का अधिकतम 15% है और न्यूनतम 12 सदस्य मंत्रियों का हो सकते हैं। यानी विधानसभा के जितनी जो सदस्य संख्या है उस सदस्य का अधिकतम तो 15% तक मंत्री बना सकते हैं और न्यूनतम 12 सदस्यों को मंत्री बना सकते हैं। मंत्री बनने की योग्यता यानी मंत्रियों को उन्हीं को बनाई जाती है जो विधानमंडल के जो किसी न सदन का एक सदस्य होना चाहिए। विधानमंडल के यानी विधानमंडल के सदन के 2 सदन होते हैं, विधानसभा और विधान परिषद। जिन राज्यों में विधानमंडल एक सदनीय व्यवस्थापिका है तो वहाँ विधानसभा है, और द्विसदनीय व्यवस्थापिका होती है तो उन राज्यों में विधानसभा और विधान परिषद होती है। इनके अलावा जब मंत्री पद पर उनकी नियुक्ति की जाती है तो किसी सदन का सदस्य नहीं है। जब किसी सदन का सदस्य नहीं है तो 6 माह के भीतर विधानमंडल का सदस्यता ग्रहण करनी अति आवश्यक होती है। यानी जिस समय मंत्रियों की नियुक्ति की जाती है उस समय विधानमंडल के कोई सदन का यानी वो सदस्य नहीं है तो भी वो मंत्री उनको नियुक्ति किया जा सकता है और 6 माह तक उनको विधानमंडल के जो सदस्यता ग्रहण करनी होती है। मंत्रियों के कार्य विभाजन है, यानी इन जो मंत्रियों का कार्य विभाजन है वो राज्यपाल द्वारा की जाती है। यानी राज्यपाल मुख्यमंत्री की परामर्श के अनुसार ही इन मंत्रियों के कार्यों का विभाजन किया जाता है। मंत्रियों के शपथ है, इन मंत्रियों को या ये मंत्री राज्यपाल के समक्ष कर्तव्य पालन और गोपनीयता की शपथ लेते हैं। जो भी मंत्री होते हैं 2 प्रकार की शपथ लेते हैं, एक तो कर्तव्य पालन की शपथ और एक गोपनीयता की शपथ लेते हैं। तो ये मंत्री होते हैं किसके समक्ष शपथ लेते हैं? राज्यपाल के समक्ष शपथ लेते हैं। मंत्रियों की श्रेणियां या मंत्री 3 प्रकार के पैदा होते हैं। पहला मंत्री कैबिनेट मंत्री और दूसरा मंत्री राज्य मंत्री और तीसरा है उप मंत्री। यानी मंत्रियों के 3 प्रकार के होते हैं, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री। मंत्रियों का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, लेकिन जब तक इन मंत्रियों पर विधानसभा में इनका विश्वास रहता है तब तक बने रहते हैं मंत्री, नहीं तो इन मंत्रियों को वापस हटा दिया जाता है। इन कार्यकाल निश्चित नहीं होता है। वैसे कार्यकाल इनका होता है 5 वर्ष होता है। यानी बीच में विधानसभा के सदस्य जब विश्वास हट जाता है या विश्वास प्रस्ताव हो जाता है तो इन मंत्रियों को हटाया जा सकता है। सामूहिक उत्तरदायित्व है, जो मंत्री परिषद होते हैं वो सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायित्व होती है। यानी राज्य में मंत्री परिषद होती है वो विधानसभा के प्रति उत्तरदायित्व होती है और केंद्र में लोकसभा के प्रति उत्तरदायित्व होते हैं। वेतन और भत्ते, मंत्री परिषद का वेतन और भत्ते अनुच्छेद 164(5) में लिखा गया है कि इन मंत्री परिषद के मंत्रियों का जो वेतन निश्चित करने का अधिकार है वो उसी राज्य की विधानमंडल को है। यानी अनुच्छेद 164(5) में लिखा गया है कि जो मंत्रियों का वेतन भत्ता निश्चित करने का अधिकार राज्य विधानमंडल को होता है। अब आगे है मुख्यमंत्री। यानी मुख्यमंत्री की वही स्थिति है जो सेम है केंद्र में प्रधानमंत्री की होती है। यानी मुख्यमंत्री होते हैं, उस मुख्यमंत्री को वास्तविक कार्यपालिका की वास्तविक शक्तियां होती है। यानी राज्य की कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान मुख्यमंत्री होता है। यानी वास्तविक शक्तियां मुख्यमंत्री के पास होती है और नाममात्र की शक्तियां राज्यपाल के अंदर होती है। राज्य की मंत्री परिषद का प्रधान होता है वो मुख्यमंत्री होता है। यानी मुख्यमंत्री राज्य की मंत्री परिषद का प्रधानमंत्री होता है। मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है
मुख्यमंत्री की नियुक्ति अनुच्छेद 164 मुख्यमंत्री की नियुक्ति अनुच्छेद 164 के तहत की जाती है। और अनुच्छेद 164 में लिखा गया है कि विधानसभा के बहुमत दल के नेता को राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है, यानी विधानसभा के बहुमत दल का नेता होता है उसको मुख्यमंत्री बना देते हैं राज्यपाल। अब आगे है मुख्यमंत्री की कार्य और शक्तियाँ। यानी पहला है मंत्रिपरिषद का निर्माण, यानी ये मुख्यमंत्री का प्रमुख कार्य होता है कि मंत्रिपरिषद का निर्माण करना होता है। यानी मंत्रिपरिषद का निर्माण जब मुख्यमंत्री की सहायता से या मुख्यमंत्री की परामर्श से ही मंत्रिपरिषद का निर्माण राज्यपाल के द्वारा किए जाते हैं। 91वें संविधान संशोधन 2003 में लिखा गया है कि अधिकतम मंत्री उस राज्य की विधानसभा सदस्य के 15% बनाए जा सकते हैं और कम से कम 12 सदस्य को बनाए जाते हैं। मंत्रियों में कार्यों का बंटवारा और परिवर्तन है, यानी मुख्यमंत्री के कहने पर ही उसको वो मंत्रियों का कार्य का बंटवारा किया जाता है। जैसे मुख्यमंत्री कहने से कृषि मंत्री, गृह मंत्री, इस तरह से, और उनका परिवर्तन है यानी वापस ये जो कार्य का दिया गया मंत्रियों को कार्यों का बंटवारा करके और उसमें परिवर्तन करने का अधिकार मुख्यमंत्री को है। मंत्रिमंडल का कार्य संचालन है, यानी इन मंत्रिमंडल का जो कार्य संचालन है वो मुख्यमंत्री ही मंत्रिमंडल की बैठकें बुलाता है और मुख्यमंत्री मंत्रिमंडल की बैठकों बुला करके उनकी अध्यक्षता करता है। और यानी जो ये मुख्यमंत्री होता है बैठक के लिए एक एजेंडा के रूप में कार्य करता है, यानी मुख्यमंत्री बैठक के एजेंडा या कार्य सूची मुख्यमंत्री के द्वारा तैयार की जाती है। मंत्रिमंडल की समस्त कार्यवाही मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार संपादित होती है, यानी मंत्रिमंडल की समस्त जो बैठक में कार्यवाही होती है, कार्य काम करने का काम होता है, वो मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार ही काम होता है। आगे मुख्यमंत्री कार्य होता है शासन के विभिन्न विभागों में समन्वय, यानी जब यदि कोई मंत्रिपरिषद के सदस्यों में किसी न किसी प्रकार के मतभेद उत्पन्न हो जाते हैं, जब मंत्रिपरिषद के सदस्यों में किसी प्रकार मतभेद उत्पन्न हो जाने पर उनके मतभेदों को दूर कर वापस समाज से स्थापित करने का काम मुख्यमंत्री का होता है। आगे पांचवा मुख्यमंत्री कार्य है मंत्रिपरिषद और राज्यपाल के बीच संबंध स्थापित करता, यानी मुख्यमंत्री होता है वो मंत्रिपरिषद और राज्यपाल के बीच में कड़ी का काम करता है, या मंत्रिपरिषद और राज्यपाल के बीच में इन दोनों को जोड़ने का काम मुख्यमंत्री करता है। आगे कार्य है मुख्यमंत्री का विधानसभा का नेता। मुख्यमंत्री होता है वो विधानसभा का नेता होता है और मुख्यमंत्री एक प्रकार से तो मुख्यमंत्री शासन का प्रधान होता है और दूसरी तरफ विधानसभा का नेता होता है, यानी कानून निर्माण में मुख्यमंत्री की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। और वही अनुच्छेद 164 में लिखा गया है कि विधानसभा के बहुमत दल के नेता होता है उसको राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री बनाया जाता है। आगे है हाई कोर्ट या उच्च न्यायालय। उच्च न्यायालय यानी भारतीय संविधान के अनुच्छेद 214 में लिखा गया है कि उच्च न्यायालय यानी प्रत्येक राज्यों में उच्च न्यायालय होगा, यानी भारत की न्यायपालिका एकीकृत है और न्यायपालिका का काम होता है न्याय करना। न्यायपालिका की शीर्ष संस्थान होती है सुप्रीम कोर्ट है और सुप्रीम कोर्ट के बाद में न्यायपालिका के दूसरे नंबर पर शीर्ष संस्थान है हाई कोर्ट है। जिस तरह यानी देश में सुप्रीम कोर्ट शीर्ष स्थान पर है उसी तरह राज्य में शीर्ष स्तर पर सर्वोच्च न्यायिक संस्था मानी गई है वो है हाई कोर्ट है। भारत में सर्वप्रथम हाई कोर्ट की स्थापना 1862 में की गई थी। कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास हाई कोर्ट खोले गए थे, यानी भारत में सर्वप्रथम हाई कोर्ट की स्थापना 1862 में 3 हाई कोर्ट या उच्च न्यायालय खोले थे, एक कलकत्ता में, बॉम्बे में और मद्रास में खोला गया था। हाई कोर्ट का गठन अनुच्छेद 216 के तहत किया जाता है। अनुच्छेद 216 में लिखा गया है कि प्रत्येक राज्य में
एक हाई कोर्ट होगा, या दो से अधिक राज्यों के बीच में भी हाई कोर्ट हो सकता है। और हाई कोर्ट का गठन यानी एक मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों से मिलकर के हाई कोर्ट बनता है। न्यायाधीशों की नियुक्ति भारतीय संविधान के अनुच्छेद 217(1) के तहत न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है। न्यायाधीशों की नियुक्ति सुप्रीम कोर्ट है चाहे हाई कोर्ट है, न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। हाई कोर्ट में न्यायाधीशों की नियुक्ति में राज्यपाल राष्ट्रपति को परामर्श देता है। हाई कोर्ट में न्यायाधीशों की नियुक्ति कॉलेजियम पद्धति के आधार पर की जाती है, यानी इन न्यायाधीशों की नियुक्ति कॉलेजियम पद्धति से की जाती है। कॉलेजियम पद्धति के अंदर एक मुख्य न्यायाधीश होता है और 4 वरिष्ठ न्यायाधीश मिलकर के नाम चुन करके राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है। न्यायाधीशों की योग्यता भारतीय संविधान के अनुच्छेद 217(2) में न्यायाधीशों की योग्यता है वह भारत का नागरिक होना चाहिए और उसे 10 वर्ष न्यायिक पद पर धारण किया हुआ हो या 10 वर्ष तक वकील के रूप में काम किया हो, यानी 10 वर्ष तक अधिवक्ता के रूप में काम किया हो, उसे वो न्यायाधीशों की उस न्यायालय में न्यायाधीश की योग्यता मानी गई है। न्यायाधीशों का कार्यकाल यानी उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों का कार्यकाल का उल्लेख अनुच्छेद 217(1) में मिलता है। देखो अनुच्छेद 217(1) में एक तो है उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का कार्यकाल है और अनुच्छेद 217(1) में है न्यायाधीशों की नियुक्ति। यानी अनुच्छेद 217(1) में 2 चीज़ों का उल्लेख है, एक तो न्यायाधीशों का कार्यकाल है और न्यायाधीशों की नियुक्ति। तो न्यायाधीशों का कार्यकाल वैसे 6 वर्ष का होता है या 6 वर्ष बीच में यानी 62 वर्ष की आयु तक रहता है, यानी 62 वर्ष की आयु तक ही उसको न्यायाधीश पद पर रखा जाता है। और इन न्यायाधीशों को बीच में ही महाभियोग प्रक्रिया के द्वारा हटाया जा सकता है। संसद के दोनों सदनों से 2/3 बहुमत होने पर राष्ट्रपति द्वारा इन न्यायाधीशों को हटाया जा सकता है। आगे उच्च न्यायालय के न्यायाधीश शपथ अनुच्छेद 219 के तहत ग्रहण करते हैं। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश अनुच्छेद 219 के तहत शपथ ग्रहण करते हैं और ये जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश होते हैं वो राज्यपाल के समक्ष शपथ ग्रहण करते हैं। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीश मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीश होते हैं वो राष्ट्रपति के समक्ष शपथ ग्रहण करते हैं और हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीश होते हैं वो राज्यपाल के समक्ष शपथ ग्रहण करते हैं। न्यायाधीशों का हस्तांतरण उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों का हस्तांतरण राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। इनका उल्लेख अनुच्छेद 222 में है। इन अनुच्छेद 222 के तहत राष्ट्रपति द्वारा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का हस्तांतरण किया जाता है। आगे है उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का वेतन 90,000 रुपये प्रति माह के दिए जाते हैं और उच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीश का वेतन है 80,000 रुपये प्रति माह। देखो सुप्रीम कोर्ट के या सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का वेतन होता है 1 लाख रुपये और सुप्रीम कोर्ट के अन्य न्यायाधीश का वेतन होता है 90,000 रुपये और हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का वेतन होता है 90,000 रुपये और हाई कोर्ट के अन्य न्यायाधीश का वेतन होता है 80,000 रुपये प्रति माह के होते हैं। अब हाई कोर्ट को क्या क्या स्वतंत्रता दी जाती है, तो एक तो नियुक्ति के लिए विशेष प्रक्रिया में स्वतंत्रता दी जाती है, निश्चित कार्यकाल के लिए है, कार्यपालिका के लिए पृथक्करण में है और संसद में न्यायाधीशों के आचरण पर महाभियोग के अतिरिक्त अन्य न्यायाधीशों के बारे में कोई चर्चा नहीं की जाती है। यानी संसद में न्यायाधीशों के आचरण के बारे में चर्चा की जाती है जबकि अन्य बातों पर किसी प्रकार की बातों पर न्यायाधीशों के बारे में चर्चा नहीं की जाती है। अब आगे हाई कोर्ट की कार्य और शक्तियाँ। पहला कार्य है मूल क्षेत्राधिकार। मूल क्षेत्राधिकार ने हाई कोर्ट में जितने जो विवाद हैं या हाई कोर्ट में जितने वाद आए हैं उनकी सुनवाई करना मूल क्षेत्राधिकार में। हाई कोर्ट द्वारा वादों की सुनवाई या हाई कोर्ट में आए हुए विवादों को सुलझाना। दूसरा हाईकोर्ट की कार्य है याचिका या रिट जारी करना। जब मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो हम जाकर के हाईकोर्ट में जाकर के
अनुच्छेद 226 के तहत रिट जारी कर सकते हैं। और हमारे मौलिक अधिकारों का हनन होने पर हम हाई कोर्ट में जा सकते हैं, रिट जारी कर सकते हैं, या सुप्रीम कोर्ट में जाकर रिट जारी कर सकते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट में अनुच्छेद 32 के तहत रिट जारी करते हैं और हाई कोर्ट में अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट में अनुच्छेद 226 के तहत रिट जारी करते हैं। रिट जारी है ना, हमारे जब मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है तो हम 5 प्रकार की रिट जारी कर सकते हैं। अधिकार पर्चा, बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, इन 5 प्रकार रिट जारी कर सकते हैं। और हाई कोर्ट में 226 के तहत रिट जारी करेंगे और सुप्रीम कोर्ट में अनुच्छेद 32 के तहत रिट जारी करेंगे। अपीलीय क्षेत्राधिकार, यानी जब अपनी हाई कोर्ट के निचले अदालतों के कोई फैसले दिए गए हैं, निचले अदालत, जिला न्यायालय, अधीनस्थ न्यायालय, तो इनके न्यायालय के बीच में क्या उन जो विवादों का हमें सुलझाना किया जाता है, तो उनके न्याय के प्रति हमें राजीनामा नहीं होते हैं तो उनकी आगे अपील कर सकते हैं। इस तरह अंतिम अपील से तरह सुप्रीम कोर्ट तक जाकर कर सकते हैं। तो अंतिम अपील सुप्रीम कोर्ट से कर सकते हैं, यानी ऐसे मुकदमे जिसके संविधान की व्याख्या करने के प्रश्न पर अपील करना संवैधानिक अपील क्षेत्राधिकार में आते हैं। और अंतिम अपील कहाँ जाकर कर सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट तक। आगे है अभिलेख न्यायालय। हाई कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय है। अनुच्छेद 215 में लिखा गया है कि प्रत्येक हाई कोर्ट है जो एक अभिलेख न्यायालय होगा और उसके अवमानना के लिए करने वाले लोगों को दंड देने की सजा होती है। देखो, अभिलेख न्यायालय हाई कोर्ट भी है और सुप्रीम कोर्ट भी है। अभिलेख न्यायालय हाई कोर्ट अनुच्छेद 215 में है और अभिलेख न्यायालय सुप्रीम कोर्ट है अनुच्छेद 129 में है। आगे है प्रशासन संबंधी अधिकार है। हाई कोर्ट अपने अधीन जो किसी न्यायालय के पत्रों या निर्णयों को मंगवा सकता है और उन पर जांच पड़ताल की जा सकती है। हाई कोर्ट होते हैं जो अपनी निचली अदालतों से, यानी जिला न्यायालय से, अधीनस्थ न्यायालय से, किसी भी न्यायालय से क्या पत्रों को या निर्णयों को अपने पास मंगवा सकता है और उस पर जांच पड़ताल कर सकते हैं। धन्यवाद।